क्वेश्चन देखते हैं। ये तीन क्वेश्चंस को थोड़ा अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आप चाहते हैं।
सर फोर्थ का ए ऑप्शन है क्या? Which of the following is false for a closed Gaussian surface? If the field is zero everywhere on the surface, then there can be no net charge enclosed by the surface. ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है ना, क्योंकि जरा इसको समझते हैं। अगर मैं उस सरफेस पे ई डॉट डी एस करूंगा क्लोज सरफेस पे, क्योंकि हर जगह फील्ड जीरो है, इसलिए ई डॉट डी एस भी जीरो आएगा। इसका मतलब है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो होगा। इसका मतलब है क्यू इन जीरो होगा। अग्री करते हैं? यस सर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हम लोग गलत स्टेटमेंट खोज रहे हैं। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, देन द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो। अगेन, इफ द टोटल flux through the surface is zero, it's a clear indication that q in by epsilon naught is zero, जो कि हमें बताता है कि q in is definitely zero। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड पे आते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the surface is zero. Again, if the electric field is zero everywhere on the surface, then the electric flux through the surface is zero। ये भी सही है। तो अभी तक तीनों स्टेटमेंट्स जो हमने देखा वो सही है। लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था। अगर ये मेरा गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस कितना होगा? जीरो। लेकिन फील्ड थ्रू ऑल पॉइंट्स जीरो है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो भी है। नॉन जीरो भी है। इसका मतलब है लास्ट वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत है। हमारा आंसर डी होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? यस सर। लास्ट क्लास भी हमने इस बात पे डिस्कस किया था, है ना? यस सर। देखो, मैंने आपको शायद कहीं पे बताया होगा। ठीक है। ओके। 10 एंड 17। 17 का सर ऑप्शन डी है क्या? 17 ऑप्शन क्या बोल रहे हो? डी? यस सर। परफेक्ट। एक बार इसके सारे ऑप्शंस को जस्ट चेक कर लेते हैं हम लोग थ्योरेटिकली। इफ ई डॉट डी एस इज जीरो ओवर द सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट मस्ट बी जीरो। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे दिख रहा है हमको, सरफेस पे भी फील्ड है, अंदर भी फील्ड है, so that need not be zero। the electric field inside the surface is necessarily uniform। यूनिफॉर्म तो नहीं है, हर जगह अलग अलग है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑल चार्जेस में बी इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर अगर चार्ज होता तो उसका ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज लूप कभी भी जीरो नहीं आता, तो ये भी गलत है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल। हाँ, the number of field lines entering the surface must be equal to number of field lines leaving the surface। therefore inward flux is equal to outward flux in magnitude। कट के कितना हो गया? जीरो। परफेक्ट। टेंथ के बारे में बताइए।
सर इसमें एग्जैक्टली करना क्या वो मेरे को नहीं पता। चलिए समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्यूब है। अगर इस क्यूब के थ्रू हम वायर को ऐसे पास कराएं, स्ट्रेट, तो मेरे को बताओ कितना लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड है। अगर क्यूब का लेंथ ए है, साइड लेंथ ए है, ए लेंथ ऑफ वायर इनसाइड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना चार्ज इनसाइड है, तो शायद आप बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। करेक्ट। यस सर। तो आप इस समय अगर मैं फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछूंगा, तो आप बोलेंगे चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक बोल रहा हूँ। यस सर। आपको इस वायर को इस क्यूब से ऐसे पास कराना है सच दैट मैक्स आपका फ्लक्स मैक्सिमम। तो फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द क्यूब कैसा हो, मैक्सिमम हो। अग्री करते हो? यस सर। कैसे पास कराओगे इस क्यूब से वायर को ताकि लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द क्यूब इज मैक्सिमम? सोच के बताओ। डायगनली। कौन सा डायगोनल? फेस डायगोनल की बॉडी डायगोनल? लाइक एक पॉइंट से लेके लाइक वो जो एक ऐसा हो ऑपोजिट है। सकता है। यस यही वाला। हाँ, तो ये है बॉडी डायगोनल, है ना? यस सर। अच्छा, बॉडी डायगोनल का लेंथ अगर अपने को निकालना हो तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ √2a है, तो इसका लेंथ कितना होगा? √3a। √3a। तो चार्ज इंक्लोज कितना होगा? और √3 लैम्डा ए। तो फ्लक्स कितना होगा? √3 लैम्डा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन है? डी। लॉजिक समझ पाए? यस सर। ठीक है। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमको इनसाइड चार्ज मैक्सिमाइज करना होगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, मैक्सिमाइजिंग फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस means maximizing enclosed charge by the closed surface. Perfect. Okay. यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के एक एज पे, और आपको बताना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सिमिलरली इसके एक फेस पे चार्ज रखा हुआ है, एक स्मॉल चार्ज क्यू। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब।
सर फर्स्ट वाला का Q/8 एप्सिलॉन नॉट एंड सेकंड का Q/2 एप्सिलॉन नॉट है क्या? एक्सीलेंट। Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। जस्ट टू गेट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, कि हमने सही सोचा। मैं यहाँ पे नीचे 4 और क्यूब और ऊपर 4 और क्यूब लगा दूंगा तो ये वाला चार्ज उस बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे पहुंच जाएगा, ये सॉल्व। यस सर। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द बिगर क्यूब हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इस चार्ज के रेस्पेक्ट में उन आठों क्यूब्स का लोकेशन या कंडीशन एक जैसा है, तो इसीलिए सबके थ्रू इक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द क्यूब्स विल बी Q/8 एप्सिलॉन। सेकंड वाले में क्या करोगे, 8 क्यूब की जरूरत है कि बस एक और क्यूब लगा दो? बस एक और क्यूब लगाने से हो जाएगा। बस एक और क्यूब लगा देंगे, जैसे ही एक क्यूब लगाएंगे ये चार्ज उन दोनों क्यूब्स के सेंटर पे होगा। फ्लक्स थ्रू द बिगर क्यूब इज Q/एप्सिलॉन नॉट, दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। एक और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बाद में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। इसका रिजल्ट हालांकि हमें ऑलरेडी पता है। अगर एक इनफाइनाइट वायर होता है तो उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर आप एक पॉइंट लेते हो तो वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता था, हमने कैलकुलेट किया है इस आर डिस्टेंस की दूरी पे। याद करो। 2k λ/x टू आर के टू के लैम्डा लैम्डा बाई आर 2k λ/r। और कौन सा डायरेक्शन, परपेंडिकुलर की पैरेलल? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परफेक्ट। तो अब हम इस रिजल्ट को गॉस लॉ से डेराइव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इसको कूलम्स लॉ से डेराइव किया। तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक क्लोज सरफेस डिफाइन करें। तो मेरा क्लोज सरफेस जो हम डिफाइन करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ये एक कंप्लीट सिलेंडर है तो यहाँ पे मेरे तीन सरफेसेस, सरफेस वन, सरफेस टू और सरफेस थ्री। And let's say that the height of the cylinder is L. So flux through the closed surface will be Q in by epsilon naught. So flux through the closed surface. How much is the enclosed charge? अगर मुझे लिखना हो तो इस सिलेंडर के अंदर enclosed charge कितना है? लैम्डा एल। लैम्डा एल।
अच्छा, ये जो क्लोज्ड सरफेस है, क्या ये तीन ओपन सरफेस से मिलके बना है, S1, S2 और S3? यस सर। इसका मतलब है कि मैं LHS को ऐसे लिख, ठीक है। अब S1 की बात करते हैं। S1 पे कहीं भी देखोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड हॉरिजॉन्टल, एरिया वेक्टर वर्टिकल, एंगल कितना? 90। तो चूंकि एंगल 90, तो हर जगह E डॉट डी एस कितना? 0। जीरो। तो पूरे सरफेस का E डॉट डी एस का इंटीग्रल भी कितना? जीरो। यस सर। तो कहीं भी अगर एरिया वेक्टर देखोगे DS1, उस जगह पे अगर फील्ड देखोगे तो ये खत्म। क्या उसी तरह का लॉजिक S3 के लिए लगाया जा सकता है? यस सर। तो ये भी खत्म। यानी अपन पहुंच चुके हैं E डॉट डी एस S2 लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मुझे एक बात बताना, S2 सरफेस पे हर एक जगह E का मैग्नीट्यूड डिफरेंट कि सेम? सेम है। क्योंकि सब आर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर है, और किसी भी छोटे से जगह पे अगर देखोगे S2 पे, तो E का डायरेक्शन और DA का डायरेक्शन डिफरेंट कि सेम? सेम है। क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल भी बाहर की तरफ और फील्ड भी बाहर की तरफ, तो E और DA का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, cos जीरो कितना होता है? 1। और आपने बोला कि पूरे सरफेस पे हर जगह E का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो इंटीग्रेशन में रहेगा कि बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। पूरे सरफेस 2 पे अगर आप एरिया के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो आपको इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि आप ये सारा एरिया लेंगे, फ्लैट एरिया नहीं ले रहे, उसके अलावा सारा एरिया ले रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? फॉर्मूला um 2 π r l। 2πRL। यहाँ से आपको E का मैग्नीट्यूड मिलेगा, L कैंसिल कर जाएगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो नीचे आपको दिखेगा 4πε0 बन चुका है। इसको आप अग्रीड? यस सर। दिस इज हाउ यू विल derive the field due to a uniformly charged infinite wire। ठीक है। अब एक चीज और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट?
and this is the S2 I'm referring to, surface 2. फॉल्स है सर। क्यों फॉल्स बोल रहे हो? क्योंकि ये वेक्टर बोल रहे हैं, वेक्टर का डायरेक्शन तो इम्पोर्टेंट रखता है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है सबका। परफेक्ट, डायरेक्शन इज नॉट। अच्छा एक चीज है, व्हाट वुड हैव बीन दिस वैल्यू? अभी आपने डीए इंटीग्रेट किया था सरफेस 2 पे, अब मैं बोल रहा हूँ डीए वेक्टर इंटीग्रेट करना है सरफेस 2 पे। सर इसमें डिफरेंस क्या होगा डीए एंड डीए वेक्टर को इंटीग्रेट करने पे? जब आप डीए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, लेकिन जब आप डीए वेक्टर इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डीए वेक्टर राइट को है, वहीं वैसा ही एक डीए वेक्टर लेफ्ट को है, तो ये दोनों ऐड होके वैल्यू देगा कि जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा सर। ऐसे करके पेयर वाइज सब जीरो होते जाएंगे, ये सॉल्व। यस सर। So this will turn out to be zero. We discussed this in the last class. There is a difference between integration of vector and integration of its magnitude, correct? यस सर। Perfect. Okay. Now let's come to a very important part, that is field due to a uniformly charged hollow sphere. Uniformly charged hollow sphere. Okay. अभी मान लो कि ये वाला लाइन जो है ये रेडियल लाइन along the center पास कर रहा है। अगर मेरे को इतना बस पता करना है कि स्फेरिकल शेल के वजह से जो फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बाकी हम गॉस लॉ लगा लेंगे। तो हम कह रहे हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, अगर हम एक एलिमेंट ले ले डी थीटा का, तो ये एक ऐसा रिंग जैसा चीज कटेगा, जो बैक साइड में ऐसे जाके मिलेगा। यू अग्री ऑन दिस? एक रिंग जैसा एलिमेंट एट एन एंगल ऑफ थीटा, एक एलिमेंट ले रहे हैं डी थीटा, तो वो पूरा एक रिंग जैसा एंगल कटेगा ना? कोई दिक्कत यस है? सर। नो सर। अच्छा, रिंग के लिए ये, अगर मान लो मैं अंदर का एक पॉइंट देख रहा हूँ, तो ऐसे एक रिंग कटेगा कि बहुत सारा रिंग कटेगा? बहुत हर एक सारे एंगल, रिंग। हर एक एंगल के लिए एक रिंग आता जाएगा, करेक्ट? यस सर। लेकिन उन सारे रिंग्स के लिए चाहे मैं कोई भी पॉइंट लूँ, चाहे वो अंदर का कोई पॉइंट हो, चाहे वो बाहर का कोई पॉइंट, वो कैसा पॉइंट होगा? एक्सिस का पॉइंट होगा, इट विल बी एन एक्सियल पॉइंट, यस और नो? यस सर। अगर वो एक्सियल पॉइंट है तो फील्ड उसका हमेशा अलोंग द एक्सिस ही होगा ना, या तो अवे होगा या टूवर्ड्स होगा, लेकिन होगा तो हमेशा रेडियल, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत इस बात से? नो सर। इसका मतलब है कि मैं इतना श्योरिटी आ गया मेरे को कि फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू हॉलो स्फीयर विल बी रेडियल, और रेडियल कहने का मतलब है इट विल बी अलोंग दी रेडियस। अगर इधर कोई पॉइंट लूंगा तो इसको जोड़ के वो इस डायरेक्शन में होगा, अगर यहाँ कोई पॉइंट लूंगा तो सेंटर से जोड़ के इस डायरेक्शन में, करेक्ट? यस सर। ठीक है।
अब इसको देखिए कैसे यूज करते हैं। वही हॉलो स्फीयर है। आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है और हम यहाँ पे फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज स्प्रेड है। इनसाइड। ओके। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। अच्छा, फील्ड तो रेडियल ही हो सकता है ना, हर जगह, अगर होगा तो। यस सर। तो अगर ऐसी बात है तो मैं कोई भी जगह पे देखूंगा तो फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट कि सेम? सेम होगा। सेम। ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हाउ मच इज क्यू इन। सारा चार्ज तो बाहर पे है, हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज? जीरो है सर। परफेक्ट। सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट कि सेम मैग्नीट्यूड? सेम होगा। अगर होगा तो सेम होगा। तो ई को बाहर कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इस बार इंटीग्रेशन डीए वेक्टर का है कि डीए का है? डीए का है सर। तो जीरो होगा कि सरफेस एरिया देगा? सरफेस एरिया देगा। और सरफेस एरिया क्या होगा, आर रेडियस है अगर, तो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। अगर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब नेसेसरी है कि ई को ही जीरो होना हो। ये चीज तो जीरो नहीं है ना। नो सर। इसका मतलब है इनसाइड दी हॉलो स्फीयर फील्ड कितना? जीरो। अब आप ये भी बोल सकते थे कि सर, वी कुड हैव वेरी इजीली सेड कि ई डॉट डी ए, क्योंकि क्यू इन जीरो है तो ई डॉट डी ए जीरो हो जाता, एंड हेंस वी कुड हैव सेड दैट ई इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। इसमें क्या गलती है? ये भी तो तरीका था, इतना मेहनत क्यों किया, इतने स्टेप्स क्यों किए? ये इंफरेंस सही है कि फॉल्स है जो अभी मैंने तुरंत किया? um, सही है सर। चलिए, तो फिर मैं आपको एक और एग्जांपल याद दिलाता हूँ फिर से। इसमें ई डॉट डी ए बताइए। जीरो।
क्या हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है? नो सर। तो वो बोलना सही कि गलत? गलत होगा सर। इसीलिए हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। तो कोई अगर आपको इस तरह से बता दे रहा है तो गलती है। अभी तो बच जा रहे हो, अभी तो सही में ई जीरो था, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इस चीज को बार बार यूज किए तो कहीं ना कहीं गलत जरूर हो जाएंगे। लॉजिक क्लियर? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं केस टू पे। केस तो केस टू हमारा है कुछ ऐसा। पूरा क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इस मॉलिक्यूल पे। सॉल्व करके बता सकते हैं क्या कितना होगा फील्ड? सर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है क्या आंसर? परफेक्ट। तो अपन ने जीएस लिया। हमारा ई इधर बाहर की तरफ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बाहर की अंदर की तरफ? अंदर होगा सर। अंदर होगा, ठीक है। तो वो तो अपन देख लेंगे। और जब हमें ई निकालना है तो हम अपने जीएस पे ई डॉट डी डी ए करेंगे, और वो आना चाहिए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई और डी ए का डायरेक्शन हर जगह सेम, तो ई डी ए कॉस जीरो शुड बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के हर जगह ई का मैग्नीट्यूड डिफरेंट कि सेम? सेम होगा। सेम होगा, तो आपने ई बाहर कर लिया। डी ए क्यू इंक्लोज कितना? क्यू। पर
डीए जब निकालोगे तो वो हमारे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इस बार ए था, ए वेक्टर नहीं था। ई की वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ये लिख सकते हैं। यस सर। और यहाँ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालें। डायरेक्शन के लिए मेरे पास एक आसान तरीका है। ई विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर if positive sphere, E will be towards the center if negative sphere. Fine. Let's now move to field due to uniformly charged solid sphere. यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है तो क्या हम उसको कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलो स्फीयर्स मान सकते हैं? छोटे छोटे हॉलो स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन होगा वो, ये सॉल्व। यस सर। और जो भी हॉलो स्फीयर होगा वो कैसा फील्ड बनाएगा? रेडियल फील्ड बनाएगा। यस सर। either going either going towards the center or going away from the center। इसका मतलब है कि सॉलिड स्फीयर का भी फील्ड रेडियल होगा। सो सॉलिड स्फीयर will also have radial field। solid sphere will also have radial field। ठीक है, दो केस पे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। पहला केस, which is also the inside point। can you give me the value of field? एक बार ट्राई करके बता सकते हैं? सर इसमें एरिया ही लेना होगा कि वो वॉल्यूम लेना होगा? चार्ज इंक्लोज के लिए तो वॉल्यूम पे बात करना होगा ना, क्योंकि चार्ज इस बार एरिया पे फैला हुआ है कि वॉल्यूम पे फैला हुआ है। वॉल्यूम पे तो सर के 3 k³ बाई r³ है क्या आंसर? 3 k³ बाई r³
थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं आप। थोड़ा सा एक एक बार ट्राई करो, कहीं पे हल्का मिस्टेक है। सर इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपना गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तुम्हारे गॉसियन सरफेस के किसी भी पार्ट पे ई और डी ए का डायरेक्शन एक जैसा ही दिख रहा है, चाहे मैं कहीं भी ले लूं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ई डॉट डी ए इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन निकाल लेते हैं पहले। तो क्यू इन को मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना कैसे कैलकुलेट हो रहा है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इंक्लोज्ड वॉल्यूम। इस बात में क्लैरिटी है? यस सर। तो क्यू इन मेरे पास आ गया है। अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं। हर जगह ई और डी ए का डायरेक्शन सेम। तो ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो है 1। अच्छा, उस गॉसियन सरफेस पे हर एक जगह ई का मैग्नीट्यूड डिफरेंट की सेम? सेम होगा सर। गॉसियन सरफेस के पूरे सरफेस एरिया को जब ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा बताओ? 4 पाई r स्क्वायर। कौन सा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर की स्मॉल आर स्मॉल आर। स्क्वायर? क्यू इन को डाल सकते हैं क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के। वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अगर ये बात है, यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्यू ग्रेटर देन जीरो, फील्ड इज अवे फ्रॉम सेंटर। Looking at this, can you give me E at center? E at center using this formula. k3/r²। ध्यान से, अगर आप इस पॉइंट को सेंटर पे ले आएंगे तो स्मॉल अच्छा, आर का वैल्यू जीरो 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 वो जीरो होगा। परफेक्ट, इट विल बी जीरो। अगर यही काम हम आउटसाइड पॉइंट के लिए देखें,
सॉल्व करके बताइए कितना आएगा इसका जवाब, एक बार ट्राई करिए। के क्यू आर बाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। के क्यू ना, एक बार एक्सप्रेशन लिख के देख लो। सर वो अच्छा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें वो लाइक सरफेस पे जो रहेगा वही उस पे भी रहेगा, आउटसाइड पॉइंट पे भी। एग्जैक्टली, तो जब आप जीएस बनाओगे तो ई और डीए का डायरेक्शन सेम, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वैसे ही रहेगा। इस बार क्यूइंग की वैल्यू कितनी है क्यू है हमारे? सर, फुल लाइक क्यू, पर कैपिटल क्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ ई पूरे सरफेस पे कांस्टेंट, क्यूइंग की वैल्यू आपने बता ही दिया, कैपिटल क्यू। फॉर डायरेक्शन सेम एज इनसाइड पॉइंट, अगर स्फीयर पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द स्फीयर, नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स द स्फीयर, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर पॉजिटिव स्फीयर हुआ तो अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, बढ़िया क्वेश्चन। ट्राई करिए।
सर पॉइंट ए पे 3/2 KQ/R², बी पे 6 KQ/R² एंड डी पे 8/9 KQ/R²। एक मिनट, जब आप पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट पे एक तो ये सॉलिड स्फीयर फील्ड बनाएगा अवे, एंड दैट फील्ड इज के क्यू स्मॉल आर बाई आर, सॉरी के इंटू 2Q इंटू आर अच्छा बाई सर, टू बाई। एक मिनट, वो 2Q को हम ध्यान नहीं दिए, उस डिफरेंट हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार। सर ए पे KQ/R² एंड बी पे 4 KQ/R² एंड डी पे 35/9 KQ/R²। एक बार बी पे पहले चेक करते हैं। बी पे सॉलिड स्फीयर बनाएगा अवे, तो के इंटू 2Q, और सॉलिड स्फीयर के लिए वो कैसा पॉइंट है, आउटसाइड है कि इनसाइड है बी पॉइंट? आउटसाइड है। तो के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 4R², तो के क्यू बाई 2R²। ठीक है। अच्छा। यस सर। और सी पे अब बात करते हैं, सी इंपॉर्टेंट भी है। सी पे अगर आप देखेंगे, सॉरी डी पे, तो सॉलिड स्फीयर बनाएगा अवे क्योंकि वो पॉजिटिव है, लेकिन हॉलो स्फीयर बनाएगा अवे की टूवर्ड्स। टूवर्ड्स बनाएगा सर। तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों के लिए वो कैसा पॉइंट है, आउटसाइड की इनसाइड? दोनों के लिए आउटसाइड है। तो सॉलिड वाला का वैल्यू देखो, के इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 4R² माइनस के इंटू सर क्यू। 16R² नहीं होगा? 16 आवर्स। कितना होगा इसका वैल्यू बताओ? KQ/16R²। लॉजिक क्लियर है? यस सर। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो पहले चेक करना पड़ेगा। सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड आउटसाइड दोनों पे बनाएगा, लेकिन हॉलो स्फीयर इनसाइड पे नहीं बनाएगा, लेकिन वो आउटसाइड पे बनाएगा। दूसरी बात है, चार्ज का ध्यान रखोगे, पॉजिटिव है तो अवे बनेगा, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स बनेगा, उसी हिसाब से फिर आपको नेट निकालना पड़ेगा। ठीक अच्छा है। सर, हॉलोस्फीयर का वो 3R रेडियस देखिए, उससे क्या डिफरेंस हुआ? उससे ये डिफरेंस हुआ कि जब हम 2R डिस्टेंस पे थे तो वो उसके लिए एक इनसाइड पॉइंट था, करेक्ट? यस सर। तो अगर उसका रेडियस मान लो 3R ना होके 3R/2 होता, तो फिर वो स्फीयर ऐसा दिखता, तो बी उसके लिए इनसाइड होता कि आउटसाइड होता? तब आउटसाइड हो जाता है। तो वहां पे भी वो फील्ड बनाता। क्लियर है? अच्छा, ओके सर। यहाँ तक की लॉजिक क्लियर है ना?
यस सर। फाइन, तो आज यहीं तक रखते हैं। कुछ असाइनमेंट्स आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, उनको अटेम्प्ट करके आना, अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।